अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज और मैं हूं नीलम असलम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला मुअत्तल करके एन 154 लोजरा का 11 अक्टूबर को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया। इलेक्शन से महज 11 दिन पहले आने वाला अदालती हुक्म तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ। 27 अगस्त को नून लीग ने वजीर आजम के जेर सदारत होने वाले एक अहम इजलास में इस बात का फैसला किया था कि हुकूमत इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में नहीं जाएगी, बल्कि तहरीक इंसाफ के मुनज़्ज़म धांधली इल्जामात का जवाब अवाम से दोबारा वोट हासिल करके देगी। क्या नून लीग अपने किए गए वादे से भाग रही है या वो तहरीक इंसाफ को अदालतों में ही इंगेज करके अपनी बाकी की मुद्दत पूरी करना चाहती है? क्या इमरान खान इंसाफ के हुसूल के लिए दोबारा धरने की पॉलिसी अपनाकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे या अदालत की तारीखें भुगताएंगे? ये आज हम जानेंगे अपने मौजूद मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज से एक माह पहले वफाकी वजीर परवेज रशीद ने इस हवाले से क्या कहा था। इंतखाबात के लिए स्टे ऑर्डर नहीं मांगेंगे, इंतखाब में हिस्सा लेंगे, दोनों मैदानों में इमरान खान साहब को सबक सिखाएंगे। इंतखाब हम लड़ने जा रहे हैं, आपको फरार होने का रास्ता नहीं देंगे, ना इमरान को फरार होने का रास्ता देंगे, ना जहांगीर तरीन को। आपको पता है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किसी शक्ल में भी पाकिस्तान में कई इंतखाब नहीं जीत सकते। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात ने क्या इत्तलात दी थी ये तो आपने जाना। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे, एक दिन में इतनी सारी तब्दीलियां आई हैं, क्या तबसरा करेंगे? आपने वेन्यू चेंज किया, आपने डेट चेंज की, आपने शहर भी चेंज कर लिया, इसकी कोई खास वजह है? और ये भी बता दें, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर क्या कहेंगे आप? 2.5 साल के बाद इंसाफ मिला, जिसमें 125, हल्का 122 और हल्का 154 का 3 ट्रिब्यूनल्स ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन में धांधली हुई है और इलेक्शन वहाँ पर दोबारा करवाए जाएं। तो पहली बार हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि अच्छा खुश आइंद ऐलान किया गया कि अब हम आवाम की अदालत में जाएंगे, और ये भी कहा गया कि हम तहरीक इंसाफ को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। उसके बाद हमने फैसला किया कि हमने हर हाल में, चाहे इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें जो प्री पोल रिगिंग हो रही है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें पूरी पंजाब की इंतज़ामिया जो है वो इलेक्शन लड़ रही है वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आपका पूरा पॉइंट पहुंच चुका है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, हुकूमत ये कह रही है और जमातों ने ये क्या तर्ज अमल अपना लिया है कि अगर फैसला आपके हक में आ जाए तो आप लोग तस्लीम कर लेते हैं, मुखालिफ के हक में आ जाए तो फिर उस पर तनकीद की जाती है। ये सियासी जमातों ने क्या तर्ज अमल अपना लिया है? और हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि आपके जो वकील हैं उन्होंने दलाइल ही नहीं पेश किए, उन्होंने कोई सबूत ही नहीं पेश किए। जज तो कह रहे थे कि वो आज ही फैसला दे देंगे अगर आपके वकील वहां पे सबूत पेश कर देते। देखें, बात यह है कि बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप मेरी बात पूरी तरह सुन लें तो मेरा ख्याल है कि मेरे मौक़िफ़ से लोगों को भी पता चल जाएगा तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, और आप भी इंशाअल्लाह मुतमईन हो जाएंगी। तो उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम आवाम की अदालत में जाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम हर सूरत में इलेक्शन जो हैं ज़मनी इलेक्शन भी लड़ेंगे और उसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी लड़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले तो 125 से कहा गया कि वो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब जबकि हुकूमत ने देखा कि 154 में उनको इलेक्शन में शिकस्त हो रही है और वहाँ जहांगीर खान तरीन की पोजीशन जो है मजबूत है, तो फिर उन्होंने अदालत का सहारा लिया और वहाँ पर जो है वो स्टे की डिमांड कर दी। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत ने अवाम की अदालत में जाने की बजाय अदालतों से जो है तहफ़्फ़ुज़ लेने का फैसला किया। और अब खदशा हमें यह है कि अब चूंकि इलेक्शन जो है लाहौर में भी इनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है, तो यहाँ भी ये फरार करेंगे। अदालत में गए हैं
चौधरी सरवर साहब, सिद्दीक बलोच साहब हैं जो कि अदालत में गए हैं, उनका पूरा, आपको नहीं लगता एक सियासतदान को पूरा हक है सियासत करने का? उनका पूरा करियर खत्म हो रहा था और वो अपनी सियासत को बचाने के लिए गए। अगर वो ना जाते तो उनके लाइफ टाइम बैन लग चुका था। सियासत जो है वो अदालतों में नहीं बचाई जाती, सियासत जो है अवाम की अदालत में बचाई जाती है। तो अब जबकि हुकूमत ने एक चैलेंज किया था, एक हुकूमत ने चैलेंज किया था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम अदालतों में नहीं जाएंगे, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये कितनी मुश्किल बात है जो आप नहीं समझ पा रहे कि हुकूमत ने कहा था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम तहरीक इंसाफ को नहीं भागने देंगे, और हम ये कह रहे हैं, हमने जो अदालत पे तनकीद नहीं कर रहे, अदालत की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अवाम की अदालत में ना जाने का फैसला इस डर से किया है कि वहां उनको मालूम था कि हुकूमत को शिकस्त होगी। और इस मुल्क में तमाम तबकात जो हैं, दूसरे पॉइंट पे आपने बात नहीं की अभी तक। जो 4 अक्टूबर का जलसा था वो अब 9 अक्टूबर को होने जा रहा है। पूरी सियासी कैंपेन चला रहे हैं। आप लोगों को क्या कोई खौफ है कि वहां पर आप लोगों की पोजीशन वीक है? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप चला रहे हैं अब तक सियासी कैंपेन जो है अयाज सादिक के खिलाफ। देखें, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करते हैं तो कहते हैं कि जी आप कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स, हम हुकूमत ने डी चौक में हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। आप सबको और पाकिस्तानी कौम को मालूम होना चाहिए कि हम वहाँ पर जलसा करना चाहते थे और जलसे के बाद हम पुरअमन मुंतशिर होना चाहते थे, धरने की बात नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद हमें कहा गया कि धरना जलसा हम नहीं करने देंगे, तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। और ख़ासकर इन हालात में कि अब लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हो रहा तो कहते हैं कि जी धरने की वजह से नहीं हो रहा है, गरीबों को उनके हकूक नहीं मिल रहे हैं, धरने की वजह से नहीं हो रहा है। तो हर चीज जो है बजाय इसके अब होने क्या चाह रहा है? 9 अक्टूबर को जलसा होगा के साथ में धरना भी होगा, होने क्या चाह रहा है 9 अक्टूबर को? मैं बिल्कुल आपको बताता हूं। पहले तो 4 अक्टूबर को हल्का 122 में एक जलसा होगा जो कि इंतखाबी जलसा होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान जो हैं उस जलसे को एड्रेस करेंगे। और 9 अक्टूबर को जो जलसा होगा वो प्रोटेस्ट होगा इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ, क्योंकि हमने कहा है कि जो 2013 में इलेक्शन कमीशन अगर फेयर इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं हुआ तो हम अब कैसे सोच सकते हैं कि वो इलेक्शन जो हैं वो ज़मीनी इलेक्शन जो है और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। इस पे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि आप लोग एक तरफ तो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा भी बन रहे हैं, दूसरी तरफ उसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप लोगों का धरना जलसा ये सब जारी है। अगर आप लोग उसके अगेंस्ट जाना ही चाहते हैं तो फिर आप ज़मीनी इंतखाबात ना लड़ते, फिर इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार इस तरह से होता है। देखें जी, इलेक्शन मैं एक बात बड़ी क्लियर करनी चाहता हूं, इसलिए कि बहुत से लोग जो हैं ये बात फैला रहे हैं कि शायद हम 4 अक्टूबर के जलसे में इलेक्शन का बाइकआउट करने वाले थे। मैंने ये बारहा ये बात कही है और अब मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमें तो इस बात पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पूरी पंजाब की इंतज़ामिया, हमारा जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं है, हमारा इलेक्शन एक सियासी जमात से नहीं है, हमारा इलेक्शन पंजाब की पुलिस के साथ है, हमारा इलेक्शन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के साथ है। और अब सूरत हाल यहाँ तक हो गई है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर्स जो हैं वो दवाखानों में जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अगर आपने जो दरवाजे पे अगर नून का पोस्टर ना लगाया और नून को वोट ना दिया तो आपके लाइसेंस जो हैं कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। तो क्रिमिनल को कहा जा रहा है। तो इन तमाम अगर सारी हुकूमती मशीनरी हुकूमत के साथ खड़ी है फिर तो आपकी पोजीशन, आप ये कह रहे हैं अगर आपकी बातों को सच मान लिया जाए, वीक है, फिर तो आपके हारने के ज्यादा चांसेस हैं। नताइज कबूल करेंगे फिर आप? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अवाम की ताकत हमारे साथ है। मैं पिछले 3 हफ्तों से गली मोहल्लों सड़कों और दुकानों पे जा रहा हूं और मुझे ये बिल्कुल बात बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अवाम और हल्का 122 के अवाम जो हैं
तब्दीली चाहते हैं। पूरी इंतजामी मशीनरी के बावजूद इस इलेक्शन में फतह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको अपनी जीत का यकीन है, आपको तब्दीली नजर आ रही है फजाओं में। देखते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या होते हैं। चौधरी सरवर साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। यहाँ ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक साहब हमारे साथ हैं। अयाज सादिक साहब, आपकी पार्टी ने फैसला किया था अवामी अदालत में जाने का, और उससे पहले आप लोग चले गए अदालत उज़्मा में और फैसला भी अपने हक में करा लिया है। पार्टी पॉलिसी आखिर है क्या, और अगर है तो सारे हलकों में डिफरेंट क्यों है? मुबारक को मुझे नहीं पता था मेरे हक में फैसला हो गया। नहीं, तो आपकी पार्टी के जो रहनुमा है सिद्दीक बलोच साहब, उनके हक में फैसला आया। मैं सरदार अयाज बोल रहा हूँ जी, NA 122 का उम्मीदवार। लेकिन अयाज सादिक साहब, हम NA 154 के हवाले से भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं 122 की बात कर रहा हूँ। मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे पास ना टीवी देखने का टाइम है, ना खबरें वो पढ़ने का टाइम है। मैं तो इलेक्शन कैंपेन में हूँ। मैंने कोई स्टे नहीं लिया। मैंने तो जो स्टे का लफ्ज भी अपनी पिटिशन में नहीं इस्तेमाल किया। मैंने तो जो 24 लाख रुपए मेरे ऊपर गलत डाला गया, मैंने उसका भी स्टे नहीं लिया। तो ये तो जो लोग कह रहे हैं वो तो इलेक्शन से फरार होने वाले लोग कह रहे हैं कि जी स्टे ले लिया। मैंने कोई स्टे नहीं लिया। नहीं, अयाज सादिक साहब आपके बारे में नहीं कह रहे। मैंने तो अली एप्लीकेशन की बात नहीं की। अयाज सादिक साहब आपके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन आप मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा हैं, तो अगर कोई भी फैसला आता है मुस्लिम लीग नून के हक में तो आप उस पर यकीनी तौर पर आपसे हम पॉइंट ऑफ व्यू तो जानेंगे ना? नहीं, मैं तो बीबी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं तो उसमें बिल्कुल मुब्तला हूँ। मुझे ना सुबह का पता है ना रात का पता है। मैं तो कैंपेन में हूँ। अच्छा अयाज सादिक साहब, आपके हल्के के हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब आ रहे हैं 4 अक्टूबर को, हॉकी का बदला लेने आ रहे हैं। इंतखाबी निशान उनका बल्ला है, उसके लिए तैयारी कर ली आपने? जी, हमारी अल्लाह की मेहरबानी से तैयारी है। हमने 2013 में अगर इमरान खान साहब खुद नहीं यहाँ से जीत सके थे तो अब बाकी कौन जीतेगा यहाँ से? अल्लाह ताला की मेहरबानी है। जितना हम शुक्र करें अल्लाह ताला का उतना कम है। लोग चार्ज हैं, लोगों में गुस्सा है ट्रिब्यूनल के फैसले का, जो उन्होंने इलेक्शन मशीनरी के ऊपर इलेक्शन मशीनरी को कसूरवार ठहरा के और इलेक्शन हमारा कलअदम कर दिया। जो उन्होंने 24 लाख का जो एक्सपेंस था वो मेरे ऊपर डाल दिया, जो कि इलेक्शन मशीनरी की उन्होंने कहा था जिम्मेदारी थी, और जहां के उन्होंने कहा कि यहाँ धांधली कोई नहीं हुई। तो इस सब का जो गुस्सा है लोगों में, मुझ में तो गुस्सा नहीं है। तो अयाज सादिक साहब, पॉपुलैरिटी टेस्ट कह रहे हैं, आपका जो हल्का है उसको पॉपुलैरिटी टेस्ट कह रहे हैं। मुकाबला तो आपका अलीम खान से है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि असल में मुकाबला इमरान खान साहब से ये एक बार आपका फिर। जी, ये है तो इमरान खान साहब के साथ, इसीलिए तो बौखलाहट में वो कभी इतने देर गए। वो तो एक जलसा करते हैं, उसके बाद वो एक हल्के में आते नहीं उसके बाद। मगर ये बौखलाहट है, ये परेशानी है, ये उनका खौफ है जिसको वो उतारने आ रहे हैं। जरूर आए, जरूर उतारें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा अयाज सादिक साहब, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि अलीम खान साहब के बारे में आपने एलिगेशंस लगाए थे कि वो मुख्तलिफ चीजों में मुलव्विस हैं, लैंड ग्रैबिंग के हवाले से। आपकी हुकूमत रही है पंजाब में आप लोगों की, मुस्लिम लीग नून की, पिछले 8 साल से। आप लोगों ने कभी पहले क्यों नहीं आवाज उठाई इसके खिलाफ? मैंने किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए। मैंने कोई, आपकी पार्टी लगा रही है अयाज सादिक साहब, अब माने ना माने आपकी पार्टी लगा रही है, आप लगा रहे हैं अलीम खान साहब की कैंपेन के ऊपर। आप मेरी बात कीजिए, मैंने किसी पे, मैंने तो मेरे पास हक। अयाज सादिक साहब, आप अपनी पार्टी से अलग हैं। अयाज सादिक साहब, आप अपनी पार्टी से अलग हैं। मैं FIR लेके जा सकता था, मैंने वहाँ उनको चैलेंज नहीं किया। मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मैं इनको भागने नहीं देना चाहता। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये फतह होगी, हमारी जीत होगी। तो ये अदालतों के काम है, ये एजेंसीज के काम है, उनके खिलाफ। अयाज सादिक साहब, आप अपनी पार्टी से अलग हैं, इस बात का जवाब दे दें, क्योंकि ना तो आप NA 154 के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं, ना आप अलीम खान साहब के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, जो कि आपके दूसरे रहनुमा है वो उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। आप किसी भी हवाले से बात नहीं करना चाह रहे। तो इस वक्त हम समझे कि अयाज सादिक साहब अपना इलेक्शन लड़े और मुस्लिम लीग नून उनसे अलग है क्या? जी, मैं मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मगर बीबी आपने शायद इलेक्शन में कभी गई नहीं। जब इलेक्शन होता है तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, हम रात को 3-3 बजे घर जाते हैं और सुबह। लेकिन जिस उम्मीदवार से अयाज सादिक साहब, जिस उम्मीदवार से आपका मुकाबला हो रहा है उसके हवाले से तो एलिगेशंस लगती हैं, और हम क्यों नहीं जाते सर, हम ही तो आप लोगों को कवर करते हैं। ये बता दें, आपको कैंपेन की जरूरत थी? आप तो पहले से जीते हुए थे ना, कैंपेन तो उन्होंने करनी
करनी थी जो पिछली दफा हार गए थे? आप तो जीते हुए थे, आपकी तो कैंपेन पहले से ही हो चुकी थी। नहीं, कैंपेन तो हर कैंडिडेट करता है जी बाय इलेक्शन में। उनका पर्सनल किरदार किया, उससे मैं इतना वक्त क्यों जाया उसके ऊपर देख के कि उनका पर्सनल किरदार है वो जाने और उनका खुदा जाने। उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। उन्होंने अपना जवाब देना है, मैंने अपना जवाब देना है। मैं तो इलेक्शन लड़ने आया और इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा अयाज सादिक साहब, एक बात बता दें, अब आपके हल्के के हवाले से ये है कि 4 अक्टूबर को इमरान खान साहब यहाँ पर आ रहे हैं और 9 अक्टूबर को भी उनकी जानिब से लाहौर में ही एक जलसा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन पर एतबार भी नहीं है और फिर उसी इलेक्शन कमीशन के अंडर पीटीआई जो है वो लड़ने भी जा रही है और फिर ये भी कह रही है कि हुकूमती मशीनरी उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, पीटीआई अगर हार जाती है तो वो फिर दोबारा धांधली का नारा लगा देगी? देखिए, पीटीआई की तो किस्मत में रोना है, उन्होंने रोना है, उन्होंने बार बार रोना है। ये इलेक्शन हार गए तो उन्होंने धांधली कहना है। इन्होंने क्यों नहीं कहा उसका जो वहाँ हुआ है केपीके में जो अभी इलेक्शन हुआ है नेशनल असेंबली का, उसके बारे में इन्होंने क्यों नहीं कहा? बिकॉज उनकी अपनी मशीनरी थी और वो मशीनरी भी कुछ नहीं कर सकी, वोटर इतनी तादाद में निकला। यहाँ भी इनके पास सबूत कोई नहीं होता, किसी चीज का सबूत नहीं होता, बट इल्जाम लगाने में बहुत अच्छे हैं, किसी की पगड़ी उछालने में बहुत अच्छे हैं। इनके पास सबूत है तो रूल लेके कौन सी मशीनरी। मीडिया का जमाना है, ये 2002 बाई इलेक्शन नहीं जो अलीम खान साहब ने जीता था, अब ये इलेक्शन है मीडिया का जमाना। मीडिया की आंख हर चीज को पकड़ लेती है। अगर कोई जरा सी भी मशीनरी काम कर रही होगी तो ये उनको नजर आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं है। इन लोगों ने हार के यही शोर मचाना है कि जी हम नहीं मानते, और इनकी किस्मत में रोना है जिसकी हो, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा अयाज सादिक साहब, ये भी बता दें, अब इस क्वेश्चन से आप दामन मत छुड़ाइएगा कि अलीम खान साहब से तो आपका मुकाबला है, लेकिन चौधरी सरवर साहब आपके पुराने साथी, आपके पुराने रफीक, वो कैंपेन चला रहे हैं आपके हल्के में उनकी। मैं अगर सरवर साहब की जगह होता तो गवर्नर के ऊपर 2 साल का एक बार होता है। जब वो गवर्नर होते हैं तो वो कोई और काम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं कर सकते, उन्होंने हल्फ उठाया होता है। अगर उनको अपने हल्फ का पास नहीं है तो मैं उनका क्या करूं, उनके बारे में फिर क्या कमेंट करूं। इंसान का किसी से राब्ता होता है, किसी से ताल्लुक होता है। गवर्नर की सीट पे जाके जिनको बिठा दिया होता है वो 4 दिन तो शर्म करते हैं कि जिन्होंने एहसान किया होता है कि उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते, मगर उनको वो तो उनके बारे में तो मुझे बात करनी नहीं चाहिए कोई। अच्छा अयाज सादिक साहब, वापस जाके स्पीकर की कुर्सी संभालेंगे या कोई और इरादे, कोई और वजारत, ये एंड में बस बता दें हमें। ये पार्टी के फैसले होते हैं, ये मेरे नहीं फैसले। वैसे अगर आपके इंटरेस्ट की बात की जाए तो आपको तो अब स्पीकर की कुर्सी अच्छी लगती होगी, ऑर्डर ऑर्डर इस तरह से कहना। मुझे आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही, मगर मुझे पता है आप मुस्कुरा रही हैं। मगर मैं ये बताऊं कि जो भी इंसान की किस्मत में लिखा होता है वही होता है। मेरी किस्मत में इस वक्त इलेक्शन में जाना था, अल्लाह ताला ने लिखा होता, हम एक पत्ता नहीं हिला सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो ये चीजें मैं 11 अक्टूबर से आगे का ना सोच रहा हूँ ना देख रहा हूँ, मैं सिर्फ फोकस हुआ हूँ 11 अक्टूबर तक के। जी चले अयाज सादिक साहब, आप अपनी कैंपेन भी चला रहे हैं, मसरूफ भी थे और आपने फिर भी हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। माजरत चाहता हूँ कि ये बिकॉज इतनी तेजी में सारा कुछ हो रहा है तो ये कुछ आगे पीछे हो गया, आप लोगों का वो आ नहीं सकी, वैन नहीं आ सकी। कोई मसला नहीं आया सादिक साहब, आपने फिर भी हमें वक्त दिया, आपको बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आगे इलेक्शन कमीशन के लिए भी कड़ा वक्त आने वाला है, तो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि सिद्दीक बलोच साहब जो कि आज के दिन के लिए इंतहाई खुशकिस्मत तरीन इंसान है वो भी हमें ज्वाइन कर सके। इससे पहले कि सिद्दीक बलोच साहब से हम बात करें, उनको मुबारकबाद ही दें, उनके बारे में जहांगीर तरीन खान साहब ने क्या कहा है वो सुनवाते हैं। इलेक्शन थी, उसमें धांधली का सबूत, बहुत से सबूत थे। उसमें से सबसे नुमाया था कि 20,000 से ज्यादा वोट जो हैं वो उसके शनाख्ती कार्ड नंबर फर्जी थे और मैदान से भाग रहे हैं। सिर्फ 12 दिन इलेक्शन में रह गए हैं, शेर गीदड़ बन गया है और ये जश्न मना रहे हैं उसके गीदड़ बनने का। ये हाल हो गया है नून का लोधरा में। इंशाअल्लाह ताला गीदड़ को हमेशा गीदड़ ही हम रखेंगे और ये गीदड़ यूं ही भागता रहेगा। कुछ चंद हफ्तों की मार है ये। नाज़रीन, आपने सुना कि शेर को गीदड़ बना दिया है। सिद्दीक बलोच साहब से ही बात करते हैं। सिद्दीक बलोच साहब, आपने शेर को गीदड़ बना दिया और गीदड़ बना के ऊपर से जश्न मना रहे हैं, जहांगीर तरीन खान साहब ये कह रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूं जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक।
कि इस मुल्क के पाकिस्तान में मैंने जहांगीर तरीन जैसा झूठा इंसान मैंने नहीं देखा। बात ये कर रहे थे 3000 वोटों की कि जिनके जेली शनाख्ती कार्ड थे। मोहतरमा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, किस पोलिंग स्टेशन पर एजेंट नहीं थे इनके? मैं तो आज़ाद लड़ रहा था इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के एजेंट थे, नून लीग के एजेंट थे, पीटीआई के एजेंट थे, आज़ाद के भी एजेंट थे। कौन सा वोट एजेंट जेली कास्ट करने देता है आज के ज़माने में? और मीडिया भी बार बार सर्वे कर रहा था पोलिंग स्टेशनों के। मुझे अफसोस है कि बड़ी सादगी से झूठ बोलते हैं और इन्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। और ये कहते हैं कि शेर को गीदड़ बना दे। जी बलोच साहब, सिद्दीक बलोच साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कंप्लीट कर लें अपनी बात। जी, ये कह रहे हैं कि शेर को बना दिया हमने गीदड़। मैं जहांगीर तरीन साहब को चैलेंज करता हूं कि 31 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, पीटीआई लोधरा में फौज की निगरानी में इलेक्शन कराए और रेंजर की निगरानी में इलेक्शन कराए, रिजल्ट का पता चल जाएगा कि पीटीआई की क्या मकबूलियत है लोधरा में। ठीक है सिद्दीक बलोच साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे कवर। दिलशाद साहब, सिद्दीक बलोच साहब के भी कुछ पॉइंट्स वैलिड हैं कि जब उनके एजेंट्स भी वहां पर मौजूद थे। और फिर एक और नुकता जो उठ रहा है कि जब उनके वकील से पूछा गया कि दलाइल दें तो वो दे नहीं सके। ऐसे क्या दलाइल की तैयारी होती है किसी वकील के लिए? और जज तो आज ही फैसला देने को तैयार थे, तो थोड़ा सा केस कमजोर लगा पीटीआई के एंड पे। नहीं, असली तौर पर चंद बातें ऐसी हैं जैसे कि देखो ना, अब ये सिद्दीक बलोच साहब ने बताया, ठीक है, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन की, नादरा से रिपोर्टें मंगाई। उस पर ये बादी नज़र में ये नज़र आया, जैसे बेहतरीन रिपोर्ट लिखी है, राना ज़ाहिद महमूद जो हैं बड़े अपराइट किस्म के जज रहे हैं और वो उन्होंने आसिफ अली जरदारी का भी एहतसाब, उसके भी कोर्ट के भी जज रहे। अब ये उन्होंने जो लिखा है कि 20,000 वोट जो हैं उनकी काउंटर फाइल पर या उनके नादरा की रिपोर्ट के मुताबिक वो नाकस थे या वो सही वोट नहीं थे, तो ये तो एक बड़ा सवालिया निशान बन गया। दूसरी बात यह है कि आप ये सिद्दीक बलोच साहब, ठीक है कि फॉर द टाइम बीइंग तो इनको पता हो गई है कि इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, लेकिन कहाँ है जहांगीर तरीन साहब? लेकिन कुछ दिनों की बात है, नहीं ठीक है, वह असूली तौर पर ये मैं बताऊँ खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, इसलिए कि जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले फॉर द टाइम बीइंग तो मुलतवी हो जाते हैं, मुअत्तल हो जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ही फैसले को बरकरार रखा है। जितने भी फैसले आए, अगर किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किसी के हक़ में फ़ैसला दे दिया और मुखालिफ चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी फ़ैसला वही रहा जो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिया, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल 2 साल तक पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। और ये तकरीबन पीटीआई का लॉयर क्या केस कमज़ोर था ज़्यादा? हाँ, ये मैं आपकी तरफ से आता हूँ। वो पहली बात यह है कि आज जो बड़ा अहम फैसला हो रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना केस उनको दे रहे थे, अपना फैसला कर रहे थे, तो जहांगीर तरीन साहब के एक बहुत काबिल तरीन मखदूम अली ख़ान जो हैं पाकिस्तान के साबिक़ अटारनी जनरल रहे हैं 4-5 साल तक, तो उन्होंने ये नहीं कहना चाहिए था जी मैं तैयार नहीं। देख, एक आम सिंपल सा केस था, वो कहता भी जाली डिग्री के बारे में था कि भी आप जाली डिग्री, एक अहम बात ये थी कि उनको ताहयात नाअहल करार दे दिया गया, उस पर बारे में बात है। तो उनको ये कहना चाहिए था कि वकील को कि जनाब इनको जाली डिग्री के बारे में या जो नाअहल करार दिया है ताहया, इसके बारे में आप सस्पेंड कर दें फैसला। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है कि इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बारे में अफवाज पाकिस्तान को ख़त लिखे जा चुके हैं, बैलेट पेपर जो हैं वो 2 दिन के बाद प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस में, तो तमाम तैयारियां मुकम्मल है। ट्रेनिंग हो चुकी है रिटर्निंग ऑफिसरान की, प्रिजाइडिंग ऑफिसरान की, पोलिंग स्टाफ की, इस पर भी लाखों रुपया लग चुका है हुकूमत पाकिस्तान का। सिद्दीक बलोच साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उन्होंने उनको जहांगीर तरीन के वकील को कहना चाहिए था कि जी हमें इस फेवर में नहीं है, आप इलेक्शन के प्रोसीजर को चलने दें। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल करता ट्रिब्यूनल के फैसले के बारे में, तो उसकी दूसरी राय होती, लेकिन उन्होंने एक साफ कहा जी मैं तैयार होकर नहीं आया। ठीक है, ये पीटीआई के एंड पे एक वीक स्टैंड आ गया। पीटीआई का मौक़िफ़ सिद्दीक बलोच साहब, आपकी पार्टी ने तो कहा था हम अवामी अदालत में जाएंगे, तो आप अदालत उज़्मा में चले गए, जाली डिग्री के लिए आपने जाना था, आपने तो फिर स्टे भी ले लिया। ये क्या हुआ? पार्टी की मर्जी से हुआ या आपका अपना फैसला?
मोहतरमा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे मोहतरम है, काबिल एहतराम है कंवर दिलशाद साहब, कि जहाँ ये फैसला होता कि सदीक बलोच की नाअहली को मुअत्तल कर दें, इन्हें इतना इल्म नहीं है कि वहाँ दोबारा इलेक्शन का शेड्यूल आता। इतना इल्म नहीं है जो 4 साल 5 साल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं पाकिस्तान के। दूसरी बात यह है कि इनको नून लीग का चेहरा हमेशा ही नागवार गुजरता है। तीसरी बात यह है बीबी कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया था उस डिग्री को जिस डिग्री की हायर एजुकेशन ने वेरिफिकेशन की 210 में, जिस डिग्री की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वेरिफिकेशन की 2010 में, इस डिग्री की 2008 में लाहौर के डबल बेंच हाई कोर्ट ने वेरिफिकेशन की, फिर मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। इलेक्शन में अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मेरी सिद्दीक बलोच साहब, अभी जो सुप्रीम कोर्ट से आपने स्टे लिया है, ये फैसला पार्टी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हुआ है? देखिए बीबी मेरी बात सुने कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया था ताहयात। अय्याज सादिक साहब का फैसला आया रीपोल का, मैं अपने हलके में 6 दफा जीत चुका हूं। मैं पीटीआई की खातिर नाअहली भुगतूं इनकी रजा के लिए। ये पूछूं बता इमरान खान साहब तुम्हारी रजा क्या है? बीबी जितनी वायलेशन पीटीआई करती है, इसी ज़िमनी इलेक्शन में 25 लाख रुपया खर्च करने की इजाज़त है एमएनए को। 35 लाख के ठेके दिए हैं इसने अपने पोर्ट्रेट और पैना फ्लेक्स और फला के। अच्छा, इमरान खान साहब की रजा के मुताबिक तो नहीं आपने करना था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की रजा के मुताबिक हुआ ये? आप गए जो स्टे लिया, ये मुस्लिम लीग नून पार्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हुआ? जी मुझे पार्टी ने कहा था, पहले दिन कहा था कि सदीक खान आपने अपना फैसला चैलेंज करना है और स्टे लेना, ये भी कहा था। बात भाई, हमने स्टे की ये दरखास्त दी कि हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, आर्जी स्टे दिया जाए। उनके वकील ने कहा कि स्टे ना दिया जाए, उन्होंने हम जी बात नहीं, मैं गुजारिश करता नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं ठीक है, सदीक बलोच साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इस लिहाज से कि ठीक है कि भी उनको एक डिग्री के बारे में, तो मैं इसके हम तो खिलाफ हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इनको ताहयात जो नाहल करार दिया वो फैसला दुरुस्त नहीं है। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमारे बाद अदालतों के जजों ने, अब्दुर्रहमान बलोच ठीक कह रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, कि हम इस पर स्टैंड ले रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को, हाँ सदीक बलोच ही कह रहा हूँ भाई, सदीक बलोच ही कह रहा हूँ। सदीक बलोच साहब बात ये है कि आपने अच्छा, वो एक वो भी हमारे आपके इलाके के हम जाने वाले हैं, वो जहन से आ गया। अच्छा, वो सदीक बलोच साहब बात थी कि हाँ आपने ठीक इलेक्शन लड़ा, मुझे पता है कि हमारी बरादरी वहाँ मौजूद है, आपको पता है राव यासीन भी मुकाबले में हिस्सा लेते रहे आपके इलेक्शन में, पता ही है वो, ठीक है, वो भी मेरे कज़न थे मरहूम। आप ये बात देखें कि आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को इसी हमारे जजों ने ही, और वो सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको ताहयात नाहल करार दे दिया, किस कानून को तहत दे दिया। हम तो ये केस लड़ते रहे कि ताहयात उनको नाहल करार देने की जजों के पास इख्तियारात नहीं हैं। तो हमारे सदीक बलोच साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके बारे में जो फैसला है वो गलत आया। आपको कह देते हैं भाई ठीक है, अरे नए इलेक्शन करवा दें, और हमने आपको नाहल करार दे दिया, लेकिन उनको ताहयात करार देने की जो शिक है वो आर्टिकल मौजूद ही नहीं है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, यहाँ पे जो पीटीआई के कुछ लोग पॉइंट्स उठा रहे हैं वो ये भी उठा रहे हैं कि इन्होंने बीए किया बलूचिस्तान से, मैट्रिक और एफए इनका सिंध से, कराची बोर्ड से, और रहते पंजाब में है, तो वो ये चीज़ें इबाहम पैदा कर रही हैं। और ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला भी आया था उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई गई थी और इसके ऊपर इनको नाअहल करार दिया गया। इनका मौक़िफ़ क्या भाई? सदीक बलोच साहब आप सुन रहे हैं उनका, आपके बारे में बलूचिस्तान से ये आप बताएं ना। मैं अर्ज कर रहा हूं, सदीक बलोच साहब बताएंगे बलूचिस्तान कोई कहाँ गए थे आप बीए करने? मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक एजेंसी तश्कील दें कि पंजाब के जितने लोग हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में ग्रेजुएशन की है उनको फेक करार दिया जाए, उनकी डिग्रियों को। जिन्होंने कराची से किया है मैट्रिक एफए उनको भी फेक करार दिया जाए। मोहतरमा, उस वक्त जब मैंने पढ़ाई के लिए शुरू किया था प्राइवेट इम्तिहान देने के लिए, पंजाब में कंपोजिट इम्तिहान नहीं था, कंबाइंड नहीं था। एक साल में मुझे 9वीं करनी थी, दूसरे साल में 10वीं करनी थी, तीसरे साल में 11वीं करनी थी, चौथे साल में 12वीं करनी थी।
कराची और नहीं बलूचिस्तान सिद्दीक बलोच में साहब, ये निजाम था पंजाब में, ये निजाम रहा है। ये निजाम 2005 के बाद या 2004 के बाद खत्म हुआ है। उससे पहले तक पंजाब में भी जो 9वीं और 10वीं जमात है उनके जो एग्जाम्स होते थे वो इकट्ठे होते थे। मोहतरमा मेरी बात सुने, ये 2002 में भी नहीं था, तसल्ली कर लें आप इस वजह से आप इम्तिहान देने कराची बोर्ड गए थे। बीबी हम क्या करें, लेकिन ये बीए की बात हो रही है, बीए की बात हो रही है। बीए की बात मैंने क्वेटा से की है, बीए तो मैंने क्वेटा से किया है। और उसके बाद उससे पहले मैट्रिक और एफएस कराची बोर्ड से, कराची बोर्ड से। बीबी बात सुने, इसने एक इस्तगासा जहांगीर तरीन ने लोधरा सेशन जज के पास किया हुआ है। मेरा जो वकील था वो हज पर गया था 40 दिन की छुट्टी लेकर हाई कोर्ट से। तरीन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन देर कर दी कि कोई आदमी इनके मामले में हज पर भी नहीं जा सकता, नऊजुबिल्ला। और वकील साहब 17 दिन पहले वापस आए, 17 दिन पहले, हज करने के दूसरे दिन वो पाकिस्तान आ गए। जहांगीर तरीन साहब ये भी कह रहे हैं कि चंद हफ्तों की मार है, चंद हफ्तों की मार है, ये खुशियां चंद दिन की हैं, ये भी कह रहे हैं वो आपके बारे में। मेरी गुजारिश सुन लें, मैं आपकी वसात से तरीन साहब की खिदमत में अर्ज करता हूँ बड़ी माजरत के साथ कि तरीन साहब मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं डरता हूँ तो अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ। आपके इस हराम के पैसे से मैं नहीं डरता जो आपके वालिद ने 40 मन सोना का बंद किया था। जी। इतना माल होने के बावजूद तरीन साहब आपने जनरल मुशर्रफ से राइट ऑफ कुछ कहना नहीं, आप तो इलेक्शन एक मिनट सदी साहब, अपने एक मेरी आपसे सिर्फ हमने आपसे एक राय लेनी है, पूछना है आपसे कि ठीक है माशाल्लाह आप एक इंडिपेंडेंट हैसियत से आपने इंतखाब में कामयाबी हासिल की, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी आवाम के हलकों ने आपको मशवरा दिया था मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का अटेंड अपने शामिल कर लें? आप तो एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लोगों ने आपको वोट दिए थे ना, ठीक है माशाल्लाह आप कामयाब हो गए, लेकिन आपने आज़ाद उम्मीदवारों की राय के बरस आप नवाज शरीफ चले गए। ये राय पूछ रही है कि क्या आज़ाद उम्मीदवार अपनी आवाम से पूछ के जाता है पार्टी में? कमर साहब मैं आप ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लोगों ने आपको वोट दिया था तो फिर आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, तो लोगों को जवाब देना तो बनता है जिनका आपने वोट लिया। मेरी गुजारिश सुनेंगे आप? मेरी राय मैं लेनी है आपसे, जी बताइए, जी बताइए। मेरे वालिद ने 1970 में भी मुस्लिम लीग को वोट दिया था, 85 में भी मेरे वालिद मुस्लिम लीग में शामिल हुए, 88 का मैं एमपीए का इलेक्शन लड़ा, मैं मुस्लिम लीग की टिकट पर लड़ा, 90 का इलेक्शन मैं एमपीए का लड़ा, मुस्लिम लीग की टिकट पर लड़ा, मुस्लिम लीग नून की टिकट पर, 1993 में इलेक्शन लड़ा मुस्लिम लीग नून की टिकट पर, 1997 में इलेक्शन लड़ा मुस्लिम लीग नून की टिकट पर, 2002 का इलेक्शन लड़ा जनरल काफ लीग की टिकट पर, 2008 का मैं इलेक्शन लड़ा मैंने कहा काफ लीग की टिकट पर, 2013 का इलेक्शन जितने हमारे पार्टी के दोस्त थे, मेहरबान थे लोधरा में, सब ने मीटिंग की कि इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ें। हमारा पूरा पैनल लोधरा का कमर साहब टिकट मांगा था आपने, टिकट आपको नहीं मिला था? ठीक है नहीं, हमने टिकट नहीं मिला था आपको, ये वजह थी? हमने टिकट मांगा नहीं था। हम 2 एमएनए 5 एमपीए लोधरा से आज़ाद जीते थे। आज़ाद जीतने के बाद हमारा जो घर था, हमारा ताल्लुक था, हमारा वास्ता था, वो मुस्लिम लीग नून के साथ था। ठीक है खबर दिलशाद साहब, एक और मसला जो आड़े आने वाला है, सिद्दीक बलोच साहब आपका पॉइंट आ गया। एक और मसला जो आड़े आ रहा है, 9 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जलसा हो सकता है, उसके बाद धरना भी हो जाए। इलेक्शन कमीशन के अरकान बदल कर क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? धांधली नहीं होगी उसके बाद? क्या सिस्टम वहीं का वहीं है? बायोमेट्रिक सिस्टम कुछ हलकों में, कुछ पोलिंग स्टेशंस में अभी हुआ है इस्तेमाल, उस तरह से लोगों को समझ भी नहीं आई, सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, तो सिस्टम वहीं का वहीं है, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाकर कोई तब्दीली आ जाएगी? नहीं, मैं अब कहता हूं कि अब चूंकि इमरान खान को चाहिए कि अब इलेक्शन कमीशन के अरकान से मुस्तफ़ी होने के मुतालबा ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी मदद पूरी करनी है, वो जून 2016 तक है उनका कंट्रैक्ट, उसके मुताबिक वो रहेंगे। अगर उन्हें मुस्तफ़ी होना होता तो शुरू में दे देते, अब चूँकि मुस्तफ़ी वो नहीं हो रहे
और इलेक्शन भी उन्हीं की निगरानी में होना है और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात भी उनकी निगरानी में होने हैं। तो वो कोई इस लिहाज से मेरा ख्याल में इस मुतालबे के पीछे हट जाएँ। आप इस ज़्यादातर तवज्जो जो है वो इंतखाबी इस्लाहात पर दें कि ताकि इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात आइनी तौर पर नहीं हैं वो इस लिहाज से नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसरान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के मतहत तो वैसे बराए नाम तो हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की हदायत पर अमल नहीं करते। तो उनके बारे में अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें। अब इलेक्शन कमीशन के जाने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जाएंगे भी नहीं। अगर उन्हें जाना होता तो वो पहले चले जाते, जब जो अदालती कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसी टाइम वो इस्तीफ़ा दे देते। लेकिन बहरहाल उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने नहीं जाना, इस हालात को देखते हुए उन पर मुतालबा ना करें। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अब जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बड़े बाइख्तियार हैं और वो बाकायदा आइन और कानून के मुताबिक उनके इलेक्शन कमिश्नर्स पे ज़्यादा 4 मेंबर हैं, वो थे वैसे वो गैर फाल हो चुके हैं। अब इतना मुतालबा होने के बाद तमाम सियासी पार्टियों के पीछे हाथ धोके पड़ी हुई हैं, तो वो इन प्रिंसिपल असूली तौर पर वो गैर फाल हैं और वो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। और तमाम इख्तियारात इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं और वही तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं और बराए नाम है मेंबर 4 जो हैं वो वक्त पूरा कर रहे हैं। इसलिए आज से हम इमरान खान का ये है कि मुतालबा ये मेरा ख्याल में इसको ज़्यादा इनको इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी। और 9 तारीख को जलसा कर लें या 4 तारीख को करें तो वो ठीक है, उसका असर पड़ेगा अयाज सादिक के हल्के पर, हल्का 122 पर। और अब एक और बात भी है, आज जो सदीक बलोच साहब का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो उसके असरात पड़ेंगे हल्का 122 पर। अब लोगों की तवज्जो हट जाएगी, लोगों का जो माइंड बदल जाएगा। अगर दोनों हल्कों में इंतखाबात होते तो मुमकिन है कि एक हल्के से कामयाबी मिल जाती इमरान खान को, लेकिन यहाँ पे तो पीटीआई को लॉस हुआ है ना 154 पे। बेशक अब नुकसान हो गया, थोड़ा एज हासिल हो जाए। जी अब अयाज सादिक की पोजीशन कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है हल्का 154 के इंतखाबात जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। तो लोगों को महसूस ये करेंगे भी एक हल्का रह गया, गवर्नमेंट के आदमी है। और हमेशा बाई इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हमेशा गवर्नमेंट कामयाब होती रही है, क्योंकि लोगों के अपने मफादात होते हैं, अपने हल्के में काम करवाने होते हैं, इस लिहाज से ये हमेशा होता है। हुकूमत कामयाब होती रही है, लेकिन सिद्दीक बलोच साहब ने तो स्टे ले लिया। सिद्दीक बलोच साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर अब चूंकि फैसला डिले हुआ है, उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स होंगी, उसके बाद भी अगर फैसला आपके अगेंस्ट ही आ जाता है, फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? उस फैसले को आप मान लेंगे? और जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि आप डर गए थे क्योंकि मुस्लिम लीग नून के भी कुछ 2 के करीब साबिक एमएनए जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो गए थे, तो आप कमजोर हो गए थे, इसलिए आपको स्टे की तरफ एकदम जाना पड़ा। पहले आप अवामी अदालत में ही मुस्लिम लीग नून ने जाना था। मुझे बड़े अफसोस के साथ मोहतरमा कहना पड़ता है कि जिन लोगों से आप हमें डरा रहे हैं और जिनको मीडिया ऊपर चढ़ा कर पेश करता है कि वो एमएनए गया, वो एमपीए के गया, ये वो लोग हैं जो हमसे 8-8 दफ़ा हारे हुए हैं। एक दफ़ा नहीं, 8-8 दफ़ा हारे हुए हैं और इनका सियासी कोई वजूद नहीं। बीबी आए लोधरा में आकर देखें कि हक़ाइक़ क्या हैं, कभी ज़मीनी हक़ाइक़ को भी आकर देखें। आप रिपोर्टें ले लेते हैं किसी एक आदमी से पूछकर इस्लामाबाद या लाहौर बैठकर, आपको हक़ाइक़ का कोई इल्म नहीं। ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये आप थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सारा दिन वहाँ पे रहते हैं, जब मौका मिलता है वहाँ पे जाके कवर, ये आप थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं कि हमें पता नहीं होता। बीबी मैं बात कर रहा हूँ, 26 तारीख को मैं नाअहल हुआ, मेरे खिलाफ फैसला आया, आपके समा ने मुझसे इंटरव्यू लिया, उसकी ज़रा फेसबुक कर देखने के कैसे कैसे झूठे बयान आपके टीवी के एंकर ने लगाए हैं। आज भी वो टीवी के एंकर में किसी ने लगाए होंगे, लेकिन हमने तो जो आपने कहा होगा वही चलाया होगा। खैर सिद्दीक बलोच साहब, आखिर में बस ये बता दें कि अब अगर फैसला आपके अगेंस्ट आता है तो आप मानेंगे? सिद्दीक बलोच साहब पुरानी बहस छोड़ दें, ये बता दें आगे मुस्तकबिल में फैसला अगर आपके अगेंस्ट आता है या आपके हक में आता है, मानेंगे जो भी फैसला आएगा? बिल्कुल मानूंगा, सर तस्लीम खम। अल्लाह ताला की अदालत के बाद हमारे पाकिस्तान में और कवर दिलशाद साहब आपने ज्वाइन किया, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।